जय हिंद साथियों। मैं रितेश कुमार। अभी हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी यूनिवर्स चल रहा है। अब उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि यूनिवर्स की तो उत्पत्ति कर दिए हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है ये हम लोग देख चुके हैं। और उसमें कुछ वैज्ञानिक थे, तो उनका भी नाम देख लिए हैं कि कैसे कैसे वो लोग क्या क्या उनका कथन था, क्या क्या सिद्धांत दिए थे। तो वो चीज़ तो देख चुके हैं। अब देखते हैं क्या हम लोग इसमें कि कल जो पढ़ाए थे, कल हम जो पढ़ाए थे उसके आगे हम कुछ लेकर चल रहे हैं, बट उसमें कुछ लिखवाना था। हमें याद आ रहा है कि उसमें हमको कुछ लिखवाना था, तो हम उसको कुछ लिखवाते हैं, आप लोगों को लिखते हैं। बोलिएगा तो लिखवा देंगे बोल के, या तो फिर बोलिएगा तो मैं लिख कर भी दे दूंगा। यदि आवाज़ सही नहीं आ रही है। आवाज़ तो ठीक जा रही है और लोगों के लिए तो सही है। वॉल्यूम बढ़ा लीजिए अब अपना। नहीं 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 भाई, सही है। आवाज़ और लोगों के लिए तो सही है, सही है, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग ऐसा कीजिए, वॉल्यूम जिसको आवाज़ साउंड कम लग रहा है, साउंड कम लग रहा है, वो अपना वॉल्यूम बढ़ा ले। ये लैपटॉप से देख रहे हैं या मोबाइल से देख रहे हैं तो अपना वॉल्यूम बढ़ा लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल जो हम समझाए थे, हमको लगा कि जो जितना भी समझाए हैं बहुत डिटेल डेप्थ में समझाए हैं, और उससे भी डेप्थ जाया जा सकता है। बट अभी इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। जिस एग्ज़ाम के लिए मैं जिस पर्पस से पढ़ा रहा हूँ उसके लिए बहुत ये काफ़ी है। इधर से बहुत ना के बराबर क्वेश्चन आता है, बट मैंने सोचा कि नहीं, पढ़ाना है तो पूरा एकदम शुरू से लास्ट तक पढ़ाया जाए, अच्छी बात रहे। और क्या। हाँ जी सर, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं। आपकी बात रखूंगी, सॉरी रखूंगा। आपकी बात रखूंगा, आपकी बात रखूंगा। रखूंगा, बहुत जल्दी रखूंगा, बीच क्लास में ही रख दूंगा। याद है मुझे आप जो बोले थे, याद है। ठीक है, कोई नहीं। तो हम लोग कुछ लिखते हैं यहाँ पे। ठीक, हम लिखवा दे रहे हैं, कोई नहीं। लिखवा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या लिखने में क्या दिक्कत है, हम तो लिख देंगे। तो हम लोगों को अब यहाँ से लिखना है कि ब्रह्मांड की बिग बैंग थ्योरी के बारे में या महाविस्फोटक सिद्धांत के बारे में हम कुछ लिख देते हैं। उसके बाद आप लोग समझिएगा कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं। कल जितना समझाना था फिगर के अनुसार हम समझा चुके हैं, और देखते हैं। इसके बारे में हम लोग कुछ लिखते हैं। तो इसके बारे में हम लोगों को समझाए भी थे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में संदर्भ में सबसे ज्यादा बिग बैंग सिद्धांत ही, मतलब कि बिग बैंग सिद्धांत ही, मतलब कि सबसे प्रमाणित माना जाता है। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसमें प्रतिपादन किसने किया था इस सिद्धांत का? तो इसमें लिख देते हैं। प्रतिपादन किसने किया था ये? तो ये किए थे बेल्जियम के खगोल शास्त्री एवं पादरी जॉर्ज लेमेत्रे।
कौन थे? बेल्जियम के खगोल शास्त्री एवं पादरी जॉर्ज लेमेत्रे थे। इसका प्रतिपादन किया था बिग बैंग सिद्धांत का। और ये कब किए थे? तो ये 1970 के दशक में किए थे। इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार संसार या ब्रह्मांड के समस्त पदार्थ एक ही पदार्थ पे टिके हुए थे, एक ही बिंदु पे टिके हुए थे। और इसका इतना घनत्व ज्यादा था, ताप दाब और घनत्व इतना ज्यादा था कि मतलब कि ये अपने आप को संभाल नहीं पाया और विस्फोटक हो गया था। कब ये दिए थे? तो ये दिए थे 1970 के दशक में ये दिए थे। तो ये चीज इसके बारे में प्रतिपादन हुआ था। और बिग बैंग सिद्धांत का ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सबसे प्रमाणित यह माना जाता है। क्या माना जाता है? कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सबसे प्रमाणित बिग बैंग में ये बताया गया था कि ब्रह्मांड का समस्त पदार्थ मतलब कि समस्त पदार्थ, और इसमें और समस्त पदार्थ ले लीजिए, या इसमें बोल सकते हैं कि ग्रह ग्रह या जो कुछ भी है, तो समस्त पदार्थ लिख दिए तो ये उस सारा सारा चीज इसी में आ जाएगा। इसमें यही कहा गया था कि ब्रह्मांड का समस्त पदार्थ एक ही बिंदु पर स्थित था। और इसका इतना अधिक और यह विस्फोट हो गया मात्र कितना सेकंड में? मात्र 1.43 सेकंड में। और आज का ये आज का ब्रह्मांड बनकर तैयार हो गया। ये चीज बिग बैंग थ्योरी में बताया गया था, यही चीज कि इसका प्रतिपादन पहले कौन किए थे? तो बेल्जियम के खगोल शास्त्री एवं पादरी जॉर्ज लेमेत्रे 1970 में दिए थे, इसका प्रतिपादन किए थे। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सबसे प्रमाणित बिग बैंग सिद्धांत को ही माना जाता है। और ब्रह्मांड का समस्त पदार्थ एक ही बिंदु पर स्थित था। और इसका घनत्व, ताप और दाब इतना अधिक था कि वह अपने आप को संभाल नहीं पाया और विस्फोट हो गया। और मात्र कितना देर में विस्फोट हुआ? तो 1.43 सेकंड में 1.43 सेकंड में विस्फोट हो गया और आज का ब्रह्मांड बनकर तैयार हो चुका था।
तैयार हो गया। ये चीज़ इतना बिग बैंग सिद्धांत में हम लिख चुके हैं और कल फिगर के अनुसार भी समझाए थे। तो फिगर के अनुसार भी हम आप लोगों को समझाए थे कल। तो ये चीज़ हुआ था और आगे देखते हैं कि इसमें और क्या हुआ। तो और और यहीं से क्या हो, और यहाँ पे लिख सकते हैं और यहीं से भौतिकी का भौतिकी का नियम नियम लगना शुरू हुआ और समय समय की शुरुआत यहीं से समय की शुरुआत हुई। ये चीज़ तो आप लोगों को कल बताए थे और कोशिश कर रहा हूँ कि ये लोग आप लोग समझ चुके होंगे। तो ये चीज़ यहीं से भौतिकी के नियम लागू होना शुरू हुआ और समय की यहीं से भी शुरुआत हुई। तो चलिए, ये चीज़ तो आप लोग पढ़ चुके थे कल भी और लिखवाना था, हम लिखवाए। और क्या इसमें था, तो ये घटना के बारे में भी लिख सकते हैं कि ये घटना कब हुआ था। तो ये घटना हुआ था, लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये घटना हुआ था 13.7 अरब वर्ष पूर्व। पूर्व की ये घटना है पूर्व की ये घटना है 13.7 अरब वर्ष। या कहीं कहीं पे आप नेट पे देखिएगा तो नेट पे दिया होगा 13.8 दिया होगा, लेकिन एनसीईआरटी में 13.7 दिया है। इसके चलते हम 13.7 लेकर चल रहे हैं, या आप लिख सकते हैं 13.8 भी नेट के थ्रू चलेंगे तो। और चलिए ठीक है, अब इसमें क्या देखते हैं कि इसमें देखते हैं कि इसका प्रमाणित कैसे हुआ, ये कैसे बढ़ा, ये फैलाव कैसे हुआ। तो इसका फैलाव कैसे हुआ, तो ये इसको फैलाव का एक ही ये है प्रमाण है कि रेड शिफ्ट जो एक रेड शिफ्ट इसको बोलते हैं, रेड शिफ्ट एक सिद्धांत है। तो रेड शिफ्ट जो है, तो इसके अनुसार क्या कहा गया कि इस रेड शिफ्ट का अर्थ ही होता है कि रेड शिफ्ट के अनुसार क्या होता है कि ये धीरे धीरे फैल रहा है और रेड शिफ्ट मतलब धीरे धीरे ये इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है कि तरंग दैर्ध्य की लंबाई और चौड़ाई फैल रही है। रेड शिफ्ट इसका प्रमाणित किया गया था, इसको प्रमाणित किया गया रेड शिफ्ट द्वारा, रेड शिफ्ट शिफ्ट द्वारा प्रमाणित किया गया था। और इसमें क्या कहा गया कि ब्रह्मांड जब फैल रहा है, तो ब्रह्मांड फैल रहा है तो इसका तरंग दैर्ध्य, जब ब्रह्मांड फैल रहा है तो तरंग दैर्ध्य की लंबाई और चौड़ाई बढ़ रही बढ़ रही है। इसका तरंग दैर्ध्य की लंबाई और चौड़ाई बढ़ रही है। चौड़ाई बढ़ रही है। इसमें क्या होता है कि दिखा देते हैं एक चित्र के द्वारा। ये ऐसे इसका लंबाई और चौड़ाई तरंग दैर्ध्य की रेड शिफ्ट में इसकी ब्रह्मांड की लंबाई और चौड़ाई, मतलब कि ये फैल रहा है ब्रह्मांड, इसमें कहा गया है कि ब्रह्मांड फैल रहा है। और क्या है कि यदि यही ब्लू शिफ्ट होगा,
यही ब्लू शिफ्ट होगा स्टीफन हॉकिंस के अनुसार। तो स्टीफन हॉकिंस के अनुसार यदि यही ब्लू शिफ्ट होगा, ब्लू शिफ्ट होगा, तो इसमें क्या होगा कि इसमें लंबाई इसका मतलब कि तरंग दैर्ध्य, तरंग चौड़ाई क्या होगा, घटेगा। और इसका भी एक फिगर के द्वारा हम दर्शा देते हैं। ये फिगर के द्वारा रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट के बारे में हम अच्छी तरह दर्शाए। और ये चीज़ देखिए यहाँ से मतलब कि क्या हो रहा है कि बढ़ा है और इसके बाद धीरे 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 ये घट रहा है। तो ये घट रहा है और ये बढ़ रहा है। तो इसका मतलब कि रेड शिफ्ट बढ़ रहा है और धीरे धीरे इसकी चौड़ाई घट रही है ब्लू शिफ्ट में। तो ये चीज़ हुआ, ये चीज़ हुआ। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक में क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक में क्या है। तो और देखते हैं इसमें कि जब हमारा जब हमारा ब्रह्मांड का समस्त पदार्थ जो है, जो कि एकक बिंदु का विस्फोट हुआ, एकक बिंदु का एकक बिंदु या जब विस्फोट हुआ इसका, तो जो भी पदार्थ ब्रह्मांड में आए, जो भी पदार्थ ब्रह्मांड में आए, तो वो ब्रह्मांड का कितना परसेंट है, जब ब्रह्मांड का इस बिंदु का 4% ही इस पदार्थ पूरे ब्रह्मांड का मात्र 4% ही है। और 4% होने के कारण और बाकी शेष 96% में, 96% में क्या है, तो 96% में क्या है, तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, डार्क मैटर और एनर्जी क्या है, डार्क एनर्जी स्थित है। ठीक, 96% में। और डार्क एनर्जी में, इसको डार्क मैटर में, इसके इसके बारे में, इसके बारे में हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, कल्पना। और इसके बारे में
इसके बारे में हम कल्पना इसके बारे में हम मतलब कि नहीं, इसके बारे में हम इसको लिखते हैं, इसके बारे में हम सिर्फ कल्पना इसको गलत थोड़ा सा इसको सुधार लीजिएगा। डिलीट हो जा मतलब डार्क डार्क मैटर में ये एक पदार्थ टाइप पे है, मतलब कि इसको खोजा नहीं गया है। बट ये जो कुछ भी है, जैसे कि और ग्रह है, उपग्रह है या क्षुद्र ग्रह है, तो ये ऐसे ये एक पदार्थ है, ये डार्क मैटर। ये एक पदार्थ है, पदार्थ है जिसके ये ये एक पदार्थ है जिसे खोजा नहीं जा जिसे जिसे खोजा नहीं, ये खोज नहीं हो सकी। जिसकी अभी तक खोज नहीं हो सकी। हो सका, और इसके बारे में हम सिर्फ और सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। इसके बारे में, डार्क एनर्जी के बारे में सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, और कुछ नहीं कि ये कैसा होगा कैसा नहीं, सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। ये तो डार्क मैटर में क्या है कि बहुत सारे पदार्थ हैं जिसे अभी तक आज तक खोजा नहीं गया है। और इतना बड़ा ब्रह्मांड में कौन कितना है, अभी तो ज़्यादा कुछ खोजा भी नहीं गया है। बहुत सारा चीज़ है कि अभी अपने जो आकाशगंगा है, ये जो मिल्की वे, उसे उसी में सब चीज़ खोजा नहीं गया है, तो पूरा ब्रह्मांड की तो बात ही अलग है। और कितना ऐसे ऐसे मिल्की वे हैं, मतलब आकाशगंगाएं हैं, जो कि उसके बारे में पता भी नहीं चला है हम लोगों को। तो ये चीज़ है हमारा। क्या है ये, कैसे बिट गया? सिंगुलरिटी है। तो इसके बारे में, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में हम लोग आप लोगों को बताए कि डार्क मैटर क्या है और डार्क एनर्जी क्या है। तो अब यहाँ से चलते हैं आकाश गंगा की तरफ, और आकाश गंगा का आज हम निर्माण कर देते हैं। आकाश गंगा का कल भी निर्माण किए थे, और उसके बारे में हम कुछ लिखवा देते हैं आप लोगों को, लिखवा कर उसके बाद आगे देखते हैं। आगे लिखवाते हैं आप लोगों को। तो अब यहाँ से पढ़ते हैं कुछ आकाशगंगा के बारे में। यहाँ से आकाशगंगा के बारे में कुछ लिखवाते हैं। आइए आकाशगंगा के बारे में हम लोग कुछ पढ़ते हैं कि आकाशगंगा के बारे में।
और क्या है, इसको बोलते हैं गैलेक्सी। ये क्या है, गैलेक्सी है। और गैलेक्सी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि यह क्या चीज़ है गैलेक्सी। तो किसी ने बता देते हैं भाई, जल्दीबाजी नहीं है, मतलब बता देते हैं तुम्हारी दुख भरी कहानी। आइए आप लोगों को सुनाते हैं कुछ। एक भाई का कमेंट बहुत दिन से आ रहा है और मैं क्लास के चक्कर में मतलब बता नहीं रहा था, पढ़ नहीं रहा था उसकी कमेंट को और उसके दिल के दर्द को। तो देखते हैं क्या है उसकी भाई की कहानी। बार बार मैसेज कर रहे हैं मोबाइल पे कि सर मुझे आप मेरे बारे में मेरा नाम ले लीजिए, मेरा नाम ले लीजिए। अरे नाम क्या लेने में है भाई, नाम क्या लेकर करेंगे, सब लोग तो पहचान ही रहा है। जिस ऐप पे हो कोई किसी को नहीं पहचानता है। सब लोग कौन कहाँ से है कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई ये नहीं है। तो मैं ये प्रीतम भाई का एक खास पैगाम है, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ कि खुदा ना करे किसी लड़के पर यह पहाड़ टूटे। खुदा ना करे किसी लड़के पे पहाड़ टूटे, लड़का जिंदगी बनाने की कोशिश में हो और उसी वक्त उसकी मोहब्बत का साथ छूटे। टूटा दिल ये लड़का कोशिश में था, टूटा दिल ये लड़का कोशिश में था कि मैं तो टूट गया। टूटा दिल ये लड़का कोशिश में था कि मैं तो टूट गया, वो तो ठीक है, बस मेरे घर वाले की मुझसे कोई आस ना टूटे। क्या बताए, खुदा न करे किसी लड़के पर यह पहाड़ टूटे, लड़का जिंदगी बनाने की कोशिश में हो और उसी वक्त उसकी मोहब्बत का साथ छूटे। टूटा दिल ये लड़का कोशिश में था कि मैं तो टूट गया, वो तो ठीक है, बस मेरे घर वालों को मुझसे कोई आस ना टूटे। बहुत अच्छा है प्रीतम भाई, अच्छी बात बताई तूने। और कोशिश करना कि ये चीज़ अपने ऊपर लागू करो तो अच्छी बात है। क्या करना है, ये चीज़ बहुत बड़ी बात है कि इस लाइफ ये लाइफ ही वैसी है कि इस लाइफ में बहुत लोग कुछ आते हैं और कुछ लोग जाते हैं। तो इसमें क्या करोगे, अब तो ऐसा होता है कि कभी कभी आने और जाने वालों को तो कोई रोक नहीं सकता, आने वालों को तो आ सकता है। और ये चीज़ बहुत बड़ी बात होती है कि जो कोई आ गया और किसी को कोई पसंद आ गए या किसी पे कोई किसी का दिल आ गया, तो वो जल्दी जाता नहीं है, मतलब हटता नहीं है उसके दिमाग से। उसकी यादों से वो चीज़ याद जाती नहीं है उसकी। तो ना तस्वीर जाती है ना कुछ। तो कोशिश करना भाई कि यदि ऐसा होगा तो कोशिश करना कि इससे निकलने की कोशिश करो। खूब होगा तो 10 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 2 माह, 2 माह के बाद ही निकल 2 माह के बाद तो निकल ही जाओगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये चीज़ है कि कोशिश करो कि भाई निकल जाए। देखो, एक और चीज़ है कि जीवन में अपना व्यक्तित्व शून्य कभी मत रख, मतलब शून्य रख करके रखिएगा। जीवन में अपना व्यक्तित्व अपना शून्य करके रखिएगा, ताकि उसमें से कुछ भी घटा ना सके, कोई कुछ घटा ना सके उसमें से। और जिसके आगे तुम जुड़ जाओ तो उसकी वैल्यू कितना बढ़ जाए, मतलब कि कितना गुना बढ़ जाए, वो चीज़ अपने आप रखना, कोई दिक्कत नहीं है। बस संघर्ष करते रहो, संघर्ष का फल मिलेगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही, ऐसा थोड़ा ना है कि नहीं मिलेगा। तो चलो ठीक है, मैंने प्रीतम भाई की एक पैगाम थी, मैं सुना दिया। और ज़्यादा कमेंट नहीं, कमेंट पढ़ने में ही टाइम बीत जाता है। तो कोशिश करना है कि आप लोग
अंशु कुमारी, क्या बोल रही हो? चलो ठीक है, कोई नहीं। ऐसा नहीं होता है सर। लड़की धोखेबाज नहीं होती है। कौन बोल रहा है? लड़के धोखेबाज होते हैं। लड़के के बारे में तो तुम बोलो ही नहीं। लड़के के बारे में बोलो कि मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा यहीं से। लड़का भगवान होता है मेरे लिए भाई। लड़का तो भगवान होता है। देख लो, देख लो प्रीतम भाई, यहाँ पे क्या होता है ना कि लड़की हमेशा बेटर के चक्कर में रहती है। बेटर की खोज में ही रहती है। और लड़का क्या होता है ना कि लड़का जो है उसी को बेटर बनाने में कोशिश करता है कि उसी को बेटर बनाया जाए। और मैं एक बात और बोलूंगा कि देखो, लड़ाई झगड़ा तो सब में होता है। लड़ाई झगड़ा सब में होता है, लेकिन क्या करोगे यार? ये चीज तो होता है कि लड़ाई झगड़ा ठीक है, सब में होता है। क्या, मान लो कि उसको तुम छोड़ भी दिए, तुम उसको छोड़ भी दिए, तो क्या गारंटी है कि जो अगला तुम्हें मिलेगा, लड़का हो या लड़की हो, दोनों को मैं बता रहा हूँ कि क्या गारंटी है कि उसमें, दोनों को मैं बता रहा हूँ कि अगला जो मिलेगा तुमसे लड़ाई नहीं करेगा? कोई गारंटी है? नहीं। ठीक है, तुम्हें 6 माह लगेगा, 4 माह लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 माह या 6 माह के बाद क्या होगा कि उसमें, कि फिर वही लड़ाई झगड़ा होगा, फिर उसे तुम ब्लॉक करोगे या ये झगड़ा करोगे, तो फिर वहां से हटोगे तो कितना छोड़ोगे? इसलिए मैं बोलता हूँ, लड़का हो या लड़की हो, कि जो भी है उसी के साथ रहो। उसी के साथ रहो, कोशिश करो कि वो झगड़ा को सुलझा दे। झगड़ा को सुलझाने की कोशिश करो, वो बेटर रहेगा। देखो, गर्लफ्रेंड ऐसे बनाओ, गर्लफ्रेंड ऐसे बनाओ, जानते हो कैसे बनाओ? कि झगड़ा भी करे ना तो किसी और के पास न जाए, आके मुंह तोड़ दे तुम्हारा। गर्लफ्रेंड वैसी होनी चाहिए। रूठे भी ना तो मना लो, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी और, किसी और के पास ना जाना चाहिए, वैसी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। और गर्लफ्रेंड वो भी होनी चाहिए कि गर्लफ्रेंड तुम रूसो ना तो मुंह तोड़ के मनाए। चार झप्पड़ खींचे, बोला कि तू, बोले कि तू कैसे रुस सकता है, रुकने का हक मेरा है और मनाने का हक तेरा है, ये बोलना चाहिए। गर्लफ्रेंड वैसी होनी चाहिए। गर्लफ्रेंड वैसी होनी चाहिए कि रूठने का हक मेरा है और मनाने का हक तेरा है, और यदि मैं रूठ गया, नहीं मनाया, तो चार थप्पड़ आके दे, लगा दे। तो ऐसी होनी चाहिए। चलो ठीक है, कोई नहीं, आकाशगंगा के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या है कि हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में तारों का एक समूह होता है। क्या होता है ये आकाशगंगा? आकाशगंगा क्या होती है? ये क्या होता है कि हजारों, क्या होती है ये कि हजारों लाखों अरबों की संख्या में तारों का एक समूह है। एक समूह है ये। और क्या था कि प्राचीन काल में एक गंगा नदी थी हमारे यहाँ भारत में, और गंगा नदी के आकार का ही ये दिखता है, तो इस काल, इसी से इसको आकाश की गंगा बोलते हैं। यदि प्राचीन काल में एक गंगा नदी थी, उसी उसी के आकार का ये, जैसे उसी के आकार के जैसा आकाश गंगा दिखता था, तो इसी कारण इसको क्या बोला गया, आकाश गंगा नाम ऐसे पड़ा। कि आकाश गंगा कैसे नाम पड़ा? तो प्राचीन काल में हमारे भारत में एक गंगा नदी थी, तो उसी के आकार की ये आकाश गंगा दिखता था, तो उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आकाशगंगा के अंतर्गत ऐसे तारों की एक नदी, या ऐसे तारों का एक विशाल समूह होता है, ये लिखे हैं। और ऐसे ऐसे बहुत सारे आकाश, बहुत बहुत संख्या में, मतलब कि अरबों की संख्या में हमारे ब्रह्मांड में आकाश गंगा है। क्या है? लिख सकते हैं यहाँ पे।
अरबों की संख्या में आकाश गंगा ये कल से पेन दूसरा लेते हैं ना, पेन दिक्कत कर रहा है, विद्यमान है। ऐसे ऐसे ब्रह्मांड में अरबों की संख्या में आकाशगंगाएं विद्यमान है। ब्रह्मांड में कितना है, तो अरबों की संख्या में ऐसे ऐसे हमारे ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं विद्यमान है। और क्या है, इसमें लिख सकते हैं कि एक अरबों तारे विद्यमान है। कितना है, तो एक, मतलब कि एक आकाशगंगा में अरबों तारे विद्यमान है। मतलब कि हजारों लाखों की संख्या में के समूह संख्या, अरबों की संख्या के तारों का एक समूह है ये। और ऐसे ऐसे आकाशगंगाएं अरबों संख्या में हमारे ब्रह्मांड में विद्यमान है। और क्या है कि एक आकाशगंगा में अरबों तारे विद्यमान होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि अब क्या कर सकते हैं कि अब तो सारे आकाशगंगा के बारे में तो हम पढ़ नहीं सकते हैं, और सारे आकाशगंगा के बारे में हम लोगों को किसी को मालूम भी नहीं है। तो अब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि अब ये चीज लिख सकते हैं कि अब एक और चीज लिख सकते हैं इसमें कि हमारी जो आकाश गंगा है, हम जिस सौर मंडल में रहते हैं और वो सौर मंडल किस आकाश गंगा में है, तो इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारी आकाश गंगा का नाम हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, तो क्या है हमारी आकाश गंगा का नाम, तो मंदाकिनी है। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, तो मंदाकिनी है। अब सोचिए कि कयक कयक अरब 100 अरब करीब है, इसको लिख सकते हैं 100 अरब की संख्या में आकाशगंगा, यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा 100 अरबों, 100 अरब। संख्या में आकाशगंगा आकाशगंगा विद्यमान है। और एक आकाशगंगा में यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 100 अरब तारे विद्यमान हैं, ठीक है। और हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मिल्की वे है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, तो मिल्की वे है। तो अब सारे आकाशगंगा के बारे में तो हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, और उसके बारे में क्या, हमारे आठ गो ग्रह है, तो आठों ग्रह के बारे में हम लोग को पूरा जानकारी नहीं है, तो फिर आकाशगंगा के बारे में हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। तो इतनी दूरी है कि इन लोग यहाँ पे ना कोई जहाज जा सकती है, ना कोई एयरक्राफ्ट जा सकता है, ना कोई
कुछ जा सकता है, तो जाने में ही इतना खर्चा हो जाएगा कि हद से ज़्यादा, और पहुंच भी नहीं पाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि हम कहाँ गए कहाँ नहीं। तो इसके चलते हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा मिल्की वे के बारे में पढ़ेंगे, और मिल्की वे के बारे में पढ़ के क्या करेंगे कि मिल्की वे के बारे में पढ़ेंगे, और मिल्की वे के बारे में पढ़ के कुछ और आगे देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा। तो ये सोच लीजिए कि ब्रह्मांड में हम लोग सोचते हैं कि हम ब्रह्मांड ब्रह्मांड का मतलब कि मालिक हैं, चाहे ये हैं, तो वो सब कुछ नहीं है। आप ब्रह्मांड का एक चींटी के बराबर भी नहीं है, चिट्टी के बराबर भी नहीं है ब्रह्मांड में, चाहे हम हो या चाहे कोई हो। तो ये चीज़ देख लीजिए। और और यहाँ पे लिख सकते हैं कि आकाशगंगा का केंद्र को क्या बोलते हैं। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, बल्ज कहते हैं। आकाशगंगा के केंद्र को क्या कहते हैं, तो बल्ज कहते हैं आकाशगंगा के केंद्र को, जिसमें बल्ज कहते हैं। इसमें बहुत सारी घूर्णन भुजाएं होती है आकाशगंगा में। और लिख सकते हैं इसमें, चलिए, इसमें बहुत सारे घूर्णन भुजाएं हैं, घूर्णनशील भुजाएं हैं। तो अब नेक्स्ट नेक्स्ट में देखते हैं कि नेक्स्ट में और क्या लिख सकते हैं। झगड़ा मत करो यार तुम लोग। और ठीक है लड़कियों, तुम ही लोग सही हो, लड़का गलत है, और क्या। हम तो बोल देते हैं, कोई भी हमसे झगड़ा करता है तो हम बोल देते हैं कि नहीं ठीक है माता जी, आप ही सही हो, हम गलत हैं, कोई दिक्कत नहीं, झगड़ा मत करो यार यहाँ पे। तुम लोग कमेंट पढ़ने में भी टाइम बर्बाद हो जाता है मेरा। चलिए ठीक है। कितना है तो मान लीजिए कि इसमें तीन घूर्णन भुजाएं होती है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे नहीं लिखिए, यहाँ पे तीन घूर्णन भुजाएं होती है, या बहुत सारे घूर्णन भुजाएं होती है, जिसमें कि और आगे देखते हैं कि क्या होता है। और इसमें जो बल्ज होता है आकाशगंगा का केंद्र होता है, जहाँ पे मतलब कि जहाँ तारे बहुत सा केंद्र में बहुत ज़्यादा अधिक मतलब कि घनत्व में होते हैं, वहाँ पे तारा का होता है बहुत ज़्यादा घनत्व में होता है, सर्वाधिक घनत्व में होता है। और प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे लिखवाए ही हैं। ऐसे ऐसे कई अरब मतलब कि कई 100 अरब आकाशगंगाएं हैं हमारे ब्रह्मांड में। और देखिए क्या होता है कि आकाशगंगा के भुजा को क्या बोलते हैं, भुजा को क्या बोलते हैं, तो आकाशगंगा के भुजा को क्या बोलते हैं, केंद्र को तो बल्ज बोलते हैं, और आकाशगंगा के डिस्क बोलते हैं, कहते हैं, डिस्क कहते हैं। ये डिस्क होता है, और इस डिस्क में हमारा सौर मंडल है उपस्थित। और क्या है, और इसमें क्या है कि बाहरी बाहरी जो भी बच रहा है उसे डार्क मैटर या डार्क एनर्जी कहते हैं। तो वो कल हम लोग को दिखाए थे, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम पढ़ते हैं कि हमारी आकाशगंगा के बारे में, और कुछ देख लेते हैं कि सबसे नज़दीकी आकाशगंगा में कौन सा है और कौन नहीं है। सबसे नज़दीकी आकाशगंगा हमारे सौर हमारी आकाशगंगा से, तो ये हमारा आकाशगंगा मिल्की वे है। मिल्की वे के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, और मिल्की वे के बारे में तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, तो मिल्की वे। और मिल्की वे के बारे में पढ़ लेंगे यहाँ पे। अब क्या पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं मिल्की वे के बारे में, पढ़ते हैं कुछ मिल्की वे या मंदाकिनी के बारे में पढ़ते हैं। आकाशगंगा का तो निर्माण हम लोग कर दिए, और
उसकी भुजा का भी निर्माण कर दिए। और अब पढ़ते हैं कि हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है। हमारी आकाशगंगा का नाम है, देखिए हमारी के मतलब ये नहीं कि अपना सोच लेना है। मिल्की वे, मिल्की वे ठीक है, लड़की के ही नाम है मंदाकिनी। भाई बहुत लड़की लड़की कर रहे हो तुम। सुधर जा बेटे, नहीं तो जिस दिन लगेगा चोट ना, फिर उफ तक नहीं निकलेगी बेटा। सोच लो। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे। और मिल्की वे के बारे में पढ़ते हैं कि मिल्की वे में हम लोग कहाँ हैं, मतलब यानी हमारा सौर मंडल है, जो हमारा जो सौर मंडल है वहाँ उसमें हमारा मिल्की मिल्की वे में हमारा सौर मंडल है, न कि और कोई आकाशगंगा में। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो मिल्की वे है। मिल्की वे है हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो मिल्की वे है। और मिल्की वे के बारे में हम लोग कुछ पढ़ते हैं कि मिल्की वे के बारे में क्या क्या हम लोग पढ़ सकते हैं। और ये कहाँ पे है? मिल्की वे कहाँ पे है आकाशगंगा? आकाशगंगा में देखिए, आकाशगंगा में हमारा सौर मंडल जो है, हमारा सौर मंडल है। तो हमारा सौर मंडल कहाँ पे है? तो कोई नहीं, कमेंट करने दो यार उसको। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे मिल्की वे, मान लेते हैं कि ये हमारा मिल्की वे है। एक मिनट, थोड़ा सा लाइन पे आप लोग रुकिएगा, मुझे थोड़ा सा मैप निकालना पड़ेगा कुछ। चित्र के अनुसार दिखाने में अच्छा लगता है ना, मतलब समझ में आता है ना, तो वो हम समझा देते हैं आप लोगों को। चलिए ठीक है, देखते हैं अब हम यहाँ पे। तो देखिए ये हमारा मंदाकिनी है, ये हमारा मंदाकिनी है, ये हमारा क्या है? मंदाकिनी है। ये हमारा मिल्की वे है, मंदाकिनी है। और ये कहाँ पे है? हमारा हमारा सौर मंडल कहाँ है? मंदाकिनी में। तो हमारा सौर मंडल कहाँ पे है? तो एक ये भुजा पे है, यहाँ पे मान लीजिए कि एक बाहरी भुजा पे है, बाहरी भुजा पे है ये और ये हमारा सौर मंडल है यहाँ पे, न कि ये सौर सौर मंडल है, सोलर सोलर सिस्टम है। तो ये है हमारा, ये पूरा चीज है यहाँ पे, ये जो भी है यहाँ पे, ये इतना चीज है, ये एक बिंदु पे है स्थित हमारी मंदाकिनी में। मंदाकिनी में या मिल्की वे में मात्र ये सारा चीज है, ये इस भुजा पे स्थित है, इस भुजा पे ये स्थित है हमारा मंदाकिनी। और इस भुजा का क्या नाम है? इस भुजा का नाम है ओरायन। ओरायन भुजा। तो इस पे हम लिख सकते हैं कि हमारा हमारा जो सौर मंडल है, हमारा सौर मंडल है
हमारा जो सौर मंडल है, हमारा सौर मंडल बाहरी भुजा 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 पर स्थित है और इस भुजा का क्या नाम है? ओरायन। ओरायन भुजा का नाम है। टाइम हो गया, ठीक है कोई नहीं। ये हमारा भुजा क्या नाम है? तो ओरायन भुजा है। ओरायन इसका नाम है। तो ये सोच लीजिए कि ये क्या करता है अब, कि ये भुजा जो ये सौर मंडल है, हमारा सौर मंडल, तो मान लीजिए कि ये सूर्य पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है 365 दिन में। लेकिन बट क्या होता है कि अब हमारा सौर मंडल किसकी चक्कर लगा रहा है? तो ये आकाशगंगा का पूरा चक्कर लगा रहा है। अब ये आकाशगंगा का यहाँ से आकाशगंगा का चक्कर लगाएगा। ये हमारा सौर मंडल हो गया और यहाँ से आकाशगंगा का चक्कर ये लगाएगा यहाँ पे। तो ये कितने दिन में लगाएगा? तो ये करीब 250 करोड़ करोड़ वर्ष में लगाता है। हमारा सौर मंडल यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा सौर मंडल हमारा सौर मंडल क्या है कि मंदाकिनी का, मिल्की वे का या घूर्णन करता है। हमारा सौर मंडल कितना दिन में कितना वर्ष में हमारा सौर मंडल जो है मंदाकिनी का या मिल्की वे का कितना दिन में चक्कर लगाता है? तो ये 250 करोड़ वर्ष में ये लगाता है। और इसका क्या नाम है? ओरायन भुजा पे है ये भुजा कौन सा है? ओरायन भुजा है। और ये हमारा मिल्की वे है और ये हमारा सोलर सिस्टम है। तो ये आप लोगों को बताए कि कहाँ पे है हमारा सौर मंडल और कितना दिन में ये पूरा चक्कर लगाता है। सौर मंडल कितना दिन में चक्कर लगाता है? पृथ्वी के बारे में आएंगे तो वो सूर्य के कितने दिन में चक्कर लगाती है वो आप लोगों को बताएंगे। लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग गैलेक्सी पढ़ रहे हैं, आकाशगंगा पढ़ रहे हैं। और आकाशगंगा में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हमारी मंदाकिनी के बारे में पढ़ रहे हैं, मिल्की वे के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये चीज़ हम लोग आप लोगों को बताए कि कहाँ पे है। और देखिए इसमें क्या है कि इसमें क्या होता है। तो अब देखिए हमारा मिल्की वे का नाम कैसे पड़ा। हमारा मिल्की वे का नाम कैसे पड़ा? या दूध मेखला इसको बोलते हैं, दूध मेखला भी बोलते हैं। हमारा मिल्की वे या मंदाकिनी को दुग्ध मेखला भी बोलते हैं। तो इसका नाम कैसे पड़ा? नाम आखिर तो कुछ कोई किसी ने इसको मंदाकिनी बोला है या मिल्की वे बोला है। तो मतलब कि व्हाइट दूध बोला, मतलब उजला दूध बोला है, या क्या बोलते हैं इसको, दुग्ध मेखला बोला है। तो आखिर दूध इसमें आया कहाँ से? तो दूध आया कहाँ से? इसका कोई नाम दिया होगा ना किसी ने। तो ये नाम कौन कौन दिए थे? तो ये हम लोग देखना है कि ये नाम कौन कौन दिए थे। तो देखिए एक होता है क्या कि प्राचीनतम, इसको हम लिखवाएंगे नहीं आप लोगों को, बस ये सिर्फ इतना बता देते हैं कि इतना में क्या है कि कौन कौन नाम दिए थे। तो हमारी प्राचीन हिंदू ग्रंथ में
हमारी प्राचीन हिंदू ग्रंथ में हमारी आकाशगंगा को क्षीर कहा जाता है। इस आकाशगंगा को, मिल्की वे को क्षीर कहा जाता है। हमारी मतलब कि प्राचीन भारतीय हिंदू ग्रंथ में लिख देते हैं आप लोगों के लिए। क्षीर कहा जाता, और ये क्षीर का मतलब क्या होता है? दूध होता है। इस क्षीर का मतलब भी दूध होता है। तो ये क्षीर का मतलब क्या होता है? दूध होता है। उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा में गैलेक्सी शब्द मतलब कि यूनानी भाषा से लिया गया है। गैलेक्सी शब्द कहाँ से लिया गया है? तो यूनानी भाषा से लिया गया है। गैलेक्सी शब्द, अंग्रेजी भाषा का जो गैलेक्सी शब्द है, यह कहाँ से लिया गया है? यूनानी यूनानी भाषा से भाषा से लिया गया है। भाषा से लिया गया है। ये यूनानी भाषा से लिया गया है। यूनानी भाषा से लिया गया, और इसमें क्या बोला गया है? गाला बोला गया है। मिल्की वे को इसमें, और इस गैलेक्सी शब्द को मतलब कि गैलेक्सी शब्द को यूनानी भाषा में क्या बोला गया है? गाला बोला गया है। मिल्की वे को इस यूनानी भाषा में वे को यूनानी भाषा में गाला बोला गया है। और गाला का मतलब क्या होता है? दूध है। गाला का मतलब यहाँ भी दूध होता है, ठीक है। और यहाँ गला का मतलब ही दूध होता है। यही और उसी प्रकार क्या होता है कि मध्य एशिया में आइएगा तो प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में आकाश गंगा को मतलब मिल्की वे को क्या बोला गया है? राहे सिर। क्या बोला गया है? उसी प्रकार मध्य एशिया में मिल्की वे को क्या बोला गया है? मध्य एशिया में मिल्की वे को मतलब प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथों में लिख दीजिए यहाँ पे। धार्मिक ग्रंथों में ये मिल्की वे को क्या बोला गया है? मिल्की वे को क्या बोला गया है? राह ए राह ए सिर। क्या बोला गया है? राह ए सीरी बोला गया है। राह ए सीरी। और इसका भी मतलब क्या होता है? दूध होता है। इसका भी मतलब दूध होता है। राह ए सीरी का भी मतलब दूध होता है। तो ये हमारा दूध मिल्की वे क्यों नाम पड़ा आप लोगों को? ये तीन तीन एथी में बताए, तीन शब्द में बताए हम लोग आप लोगों को। इसीलिए इस हमारी आकाश गंगा को क्या बोलते हैं? मिल्की वे बोलते हैं। इसी कारण इसी कारण
इसी कारण मिल्की वे को क्या बोला जाता है, हमारी मिल्की वे को आकाशगंगा को मिल्की वे बोला जाता है। और ये कैसी दिखती है, ये कैसी दिखती है ब्रह्मांड में? तो ये ब्रह्मांड में सफ़ेद मार्ग या दूध जैसी दिखती है। ये कैसी दिखती है? तो ये हमारी मार्ग, ये ब्रह्मांड में कैसी दिखती है? दूध जैसी सफ़ेद दिखती है। कैसे दिखती है? दूध जैसी सफ़ेद। ये कैसी दिखती है? तो ये दूध जैसी सफ़ेद दिखती है, ये मिल्की वे। ब्रह्मांड में कैसी दिखती है? तो ब्रह्मांड में दूध जैसी सफ़ेद दिखती है, ये हमारे मिल्की वे। तो ये हमारी आकाशगंगा का मतलब कि ये हुआ कि आकाशगंगा का नाम। और एक मिनट, कैसे कैसे पड़ा हमारी आकाशगंगा का नाम? तो और देख लेते हैं इसमें कि आकाशगंगा का नाम क्या है। तो अब हम यहाँ पे आप लोगों के लिए स्थगित करते हैं, इसलिए कि टाइम हो गया और आगे के क्लास भी किसी का है। तो कोशिश करेंगे कि अब कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़ते रहिए और हमें भी सिखाते रहिए और आप लोग भी सीखते रहिए।